हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग सारणिक पढ़ेंगे क्योंकि अभी तक हम लोगों ने आव्यूह का चैप्टर ख़त्म कर लिया है और इसके बाद आता है डिटर्मिनेंट्स या सारणिक। तो सारणिक एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लो अगर हमें कोई बीजगणितीय निकाय है a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तरीका है, इसमें अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो इसका एक अद्वितीय हल हो सकता है या अद्वितीय हल नहीं भी हो सकता है ना। तो इसको जो है ज्ञात करने के लिए कि इसका एक यूनिक सोल्यूशन या अद्वितीय हल है या नहीं है, हम एक नंबर फाइंड करते हैं कि a1 b2 माइनस a2 b1, ये संख्या हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये वैल्यू 0 नहीं है तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल नहीं होंगे, तो निकाय का हल अद्वितीय होगा। ठीक है, और अगर संख्या ये जो है समीकरणों को निकाय को हल करने के लिए हमें ज्ञात करनी पड़ेगी, और इसी वैल्यू को जो है हम क्या बोलते हैं, सारणिक। ये एक नंबर आता है, इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और सारणिकों का जो प्रयोग है इंजीनियरिंग में, विज्ञान, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, यानी कि इसका बहुत ही विस्तृत अनुप्रयोग है। ठीक है, मतलब बहुत सारी जगह पर इसका यूज़ किया जाएगा। तो इस अध्याय में हम लोग जो है तीन कोटि के सारणिकों तक विचार करेंगे। ठीक है, जिसमें गुणधर्म, उपसारणिक, सयखंड, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सारणिकों के अनुप्रयोग वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सारणिक क्या होता है इन जनरल। मान लो कि अगर n कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह का मतलब है यहाँ पर aij टाइप में, यानी कि नंबर जो है वो जैसे कि ये एक वर्ग आव्यूह 2/2 का वर्ग आव्यूह जिसमें 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ हो, n पंक्तियाँ n स्तंभ वाले डिटरमिनेंट को n कोटि का वर्ग आव्यूह बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसमें जो है ये वाला ABCD, ये 2/2 का वर्ग आव्यूह या 2 कोटि का वर्ग आव्यूह है। ठीक है, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम डिटरमिनेंट A या मॉड A या A का सारणिक पढ़ते हैं। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि केवल वर्ग आव्यूहों के ही सारणिक होते हैं। ठीक है, आव्यूह शुड बी वर्ग आव्यूह। ओके, और एक कोटि के आव्यूह का सारणिक अगर निकालना है, जैसे मान लो तो एक नंबर ही होता है अगर, तो वही आंसर हो जाता है ए के बराबर ही। जैसे मान लो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए हम निकाल रहे हैं तो वो ए के इक्वल ही रहेगा। ठीक है, द्वितीय कोटि का अगर हमें निकालना है, एक एक करके बढ़ रहे हैं आगे, द्वितीय कोटि के लिए क्या होगा, द्वितीय कोटि का a11, a12, a21, a22, इस टाइप का जो है डिटरमिनेंट आएगा, है ना। तो इसमें क्या होगा कि हम इसको डिटरमिनेंट a बराबर मॉड a इस तरीके से या डेल्टा भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम मेन डायगोनल का गुणा कराएंगे, फिर उसमें माइनस करेंगे ऑफ डायगोनल वाला, ये वाला, है ना। तो a11 a22 माइनस a21 a12, ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया और हमें आंसर मिल जाएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा जैसे 2 4, यहाँ पर क्या है 2 4 -1 और 2, इसका मान ज्ञात करना है तो बहुत ही आसान है, 2 × 2 माइनस इन दोनों का गुणा, तो 2 × 2 माइनस 4 × -1, ये 4 + 4 8 हो गया, आंसर आ गया ये, है ना। बहुत इजी है।
और इसमें कह रहा है कि उदाहरण नंबर 2 में इसको भी हल करना है जैसे, तो इसमें क्या करेंगे कि x, x-1, x+1 x इसका मान ज्ञात करना है। तो x, x-1, x+1 x, तो x इंटू इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा, तो x इंटू एक्स माइनस x+1 x-1, तो ये इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया तुम्हारा। अगला है 3/3 कोटि के आव्यूह का सारणिक। तो इसमें 3/3 में थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि 2/2 तक तो आसान है, एक बार में ही मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब हम 3/3 के आव्यूह को निकालते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें पंक्ति और स्तंभों में बांटना पड़ता है। जैसे ये जो है ये पंक्तियाँ हो गई, ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है। ये वाला पहला स्तंभ हो गया C1 जिसको हम बोलेंगे, ये वाला C2 हो गया और ये C3 हो गया। ठीक है, तो ये तरीका होता है इसमें। अब अगर ये बोला जाए कि प्रथम पंक्ति R1 के अनुदेश, यानी कि ये R1 है हमारा, इसके अनुदेश हमें प्रसरण करना हो, प्रसार करना हो, एक्सपेंशन करना हो, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। फर्स्ट रो के सापेक्ष हमें इसमें प्रसार करना है, तो पहले हमने A11 लिख लिया, A11, और इसके गुणा में पहली स्तंभ को और पहली पंक्ति को छोड़ देंगे, जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट यहाँ पर हमें लिखना होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास A11 डिटर्मिनेंट A22 A23 A32 A33 माइनस फिर A12 A21 A23 A31 A33 प्लस A13 A21 A22 A31 A32। ठीक है, तो ये जो है इसका प्रसार हो जाएगा इस तरीके से। और इसके बाद इस वाले टर्म का अगर हमें प्रसार करना है तो A22 A33 इन दोनों का गुणा माइनस ये वाला गुणा करा करके फिर पूरा जब हम प्रसार कराएंगे तो फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे चरण 1 तो वही है, A11 को पॉजिटिव रखना होता है, लेकिन A12 निगेटिव हो जाता है, A13 फिर से पॉजिटिव हो जाता है। तो वो तीनों जो टर्म मैंने वहाँ पर ऊपर लिखे थे वही इन्होंने अलग अलग करके लिखा है और फिर चारों चरणों को यहाँ पे मिला दिया है। तो फाइनली जो हमारे पास ये निकल कर के आएगा पूरा एक्सपेंशन, वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बहुत लेंदी एक्सप्रेशन है, यहाँ कैसे याद होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जब प्रैक्टिस करोगे बार बार तो अपने आप वो क्वेश्चन मतलब अपने आप कैलकुलेशन कर सकते हो, मेंटली बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। केवल लिखने में हो सकता है कि आपको ज़्यादा लिखना पड़े, बट कैलकुलेशन इजी रहता है। ठीक है, तो इसमें हम गणना करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। जैसे कि इसमें कह रहा है कि उदाहरण नंबर 3 जो है कह रहा है डेल्टा बराबर 1 2 4 माइनस 1 3 0 और 4 1 0 का मान ज्ञात करना है। तो इसमें एक ख़ास बात ये होती है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें पंक्ति में या स्तंभ में अगर ज़्यादा से ज़्यादा जीरो मिलते हैं तो उनको हम यूज़ करके एक्सपेंशन कराते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें 2 जीरो मिल रहे हैं, तो हम यही इन 2 जीरो को कट करते हुए ले जाएंगे और जहाँ पे हमें एक नॉन जीरो नंबर या जीरो अशून्य नंबर मिल जाता है उसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे।
तो इसका जो मान है वो हमें मिल जाएगा। देखो ये कोने वाला नंबर जो है प्लस का होता है, प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस की एंट्री आ रही है, तो इसका डिटरमिनेंट आएगा 4। ठीक है, अब जो बच रहा है सिर्फ उतना लिख दो, -1 3 और 4 1। तो 4 टाइम्स ये इन दोनों का आएगा -1 -12, तो कितना हो गया 4 इंटू माइनस का 13, तो माइनस का 52 आंसर आ गया। ठीक है, और यही आ रहा है यहाँ पे भी एक्सपेंशन करने से। क्लियर? ऐसे ही उदाहरण नंबर 4, इसको भी जो है हमें हल करना है। तो जब हम इसको R1 यानी कि फर्स्ट रो R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0, और फिर ये वाला जो है डिटर्मिनेंट वो लिख दिया, माइनस साइन अल्फ़ा, फिर बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो डिटर्मिनेंट के रूप में लिख दिया, फिर माइनस कॉस अल्फ़ा डिटर्मिनेंट के रूप में लिख दिया, और पूरा सब सॉल्व कर दिया तो 0 आ गया आंसर। ठीक है, तो इजी था। उदाहरण नंबर 5 में कह रहा है कि अगर ऐसा है तो x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, माइनस x इंटू एक्स, ये एक्स स्क्वायर हो गया, बराबर 3 इंटू 1 3 माइनस 4 दूनी 8, तो 3 से 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-2√2, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो अब आज का जो आपका काम है वो प्रश्नावली 4.1 आपको कंप्लीट करनी है। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है इसमें और सभी को हल करना है। ठीक है, और आगे फिर हम लोग जो है सारणिकों की गुणधर्म अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन इतने सारे क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी के सिंपल क्वेश्चन है सारे के सारे, ये आज आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, एक बार मैं फिर से क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। 1 to 4 क्वेश्चन तो ये रहे। क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट हैं, वो ये आपके सामने हैं। 6 ये रहा, 7 नंबर, और ये 8 नंबर तक के क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारणिकों के गुणधर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।